आप सभी लोगों का एक बार पुनः डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। अंतःसतह प्रणाली इंटेंगिलियो। इंटेंगिलियो अंतःसतह प्रणाली, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अंतःसतह प्रणाली का। एक चीज़ आप लोग, अब हम बात करेंगे अंतःसतह प्रणाली इंटेंगिलियो की। देखिए, ये जो प्रोसेस है इसको जो है आकृति उत्कीर्णन प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि अब इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमें आकृति को छोड़ना था और सतह को जो है हमें उत्कीर्ण करना था, काट करके हटाना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने वुड एंटेंगिलियो किया, ठीक है, वुड इंग्रेविंग किया। इसमें क्या है, हमने मान लीजिए आकृति बना लिया। ये आकृति हमारी जो है बन करके तैयार है, ठीक है। आकृति हमारी बन करके तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसको भरा हुआ दिखाना है। तो उसमें क्या करते हैं, आपके वुड इंग्रेविंग में रेखा को पहले क्या कास्ट में ऐसे काट करके निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसे जो है करके ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। और ये पूरी तरह से सतह को हम ऐसे ऐसे करके पूरी तरह से निकाल लेंगे। और उसके बाद जब सतह को हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारी आकृति शेष बचती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंतःसतह प्रणाली में जो है आकृति उत्कीर्णन प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि अब यहाँ पे देखिए किसी भी आकृति को डबल लाइन कर लेंगे, ठीक है, और इसी डबल लाइन को हम काट करके निकाल लेंगे। पूरे सतह को ऐसे ही हम छोड़ देंगे, पूरे सतह को ऐसे ही हम छोड़ देंगे और इसी आकृति को काट करके हम जब निकालते हैं तो वो जो है हमारी अंतःसतह प्रणाली के अंतर्गत, इंटेंगिलियो के अंतर्गत, इसीलिए इसको जो है आकृति उत्कीर्णन जो है प्रक्रिया या प्रोसेस इसको कहा जाता है। सबसे पहले अंतःसतह प्रणाली की खोज या प्रयोग जर्मनी में हुआ है 14वीं शताब्दी में। ऐसा हमें मिलता है प्रमाण कि सबसे पहले अगर इसका प्रयोग हुआ है अंतःसतह प्रणाली का तो 14वीं शताब्दी में जर्मनी में किया गया। 14वीं शताब्दी जर्मनी में जो है इसका प्रयोग किया गया। अब देखिए, जो हमारा अंतःसतह प्रणाली है, ठीक है, ये हमारा अंदर से आकृतियों को काटने की एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भी अंतःसतह प्रणाली में जो हम चित्रों को काटते हैं, आकृतियों को काटते हैं, यानी कि इसमें दो तरीके से हम काटते हैं, ठीक है। इसमें आकृतियों को जो है हम दो तरीके से काटते हैं। एक में आपका आता है रेखा उत्कीर्णन, ठीक है, एक आता है आपका रेखा उत्कीर्णन यानी कि, और एक आता है आपका रेखा अम्लांकन, रेखा उत्कीर्णन, और एक आता है आपका रेखा अम्लांकन। अभी लिखाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। रेखा उत्कीर्णन, रेखा अम्लांकन अभी समझ लीजिए सभी लोग। रेखा उत्कीर्णन, रेखा अम्लांकन क्या है। कटनी तो रेखा ही है, कटनी तो रेखा ही है, लेकिन एक जगह अम्लांकन करते हैं और एक जगह उत्कीर्णन करते हैं। एक जगह हम इस रेखा को काट करके निकालते हैं और दूसरी जगह जो है इसी रेखा को गहरा करने के लिए जो है हम एसिड का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही अंतर है कि अंतःसतह प्रणाली में मुख्य रूप से 6 और कॉमन रूप से आपका कोलोग्राफी 7। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब अम्लांकन करते हैं तो 3 प्रोसेस में हम अम्लांकन करते हैं और 3 प्रोसेस में हम जो है उत्कीर्णन करते हैं। यानी रेखा को बनाने के लिए इसी अंतःसतह प्रणाली में रेखाओं को हम काटते हैं, आकृतियों को काटते हैं, लेकिन 2 प्रोसेस में। पहले में आपका आ जाता है, पहले में आपका आ जाता है, ठीक है, प्लेट इंग्रेविंग। प्लेट है क्या, यही प्लेट है आपकी। ये स्टील भी हो सकती है, सबसे हार्ड स्टील होती है। ये आपका जो है कॉपर यानी कि तांबा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका जस्ता भी हो सकता है। ये उसी का प्लेट की बात हो रही है, ठीक है। प्लेट नंबर 1, प्लेट
प्लेट उत्कीर्णन, प्लेट उत्कीर्णन आपका नंबर 1 पे आता है प्लेट उत्कीर्णन। अब इसमें जो है हम प्लेट उत्कीर्णन को जो है करेंगे तो इसमें हम सीधी सी बात है कि नीडल का हम प्रयोग कर लेंगे। और सबसे पहले प्लेट उत्कीर्णन जो है 1430 में जर्मनी में किया गया, 1430 में जो है जर्मनी में कर लिया गया प्लेट उत्कीर्णन। अभी क्या है, हम यहाँ पे अम्ल का यूज नहीं करेंगे, हमारा चूंकि जो प्लेट होता है कॉपर। अब जहाँ बात प्लेट उत्कीर्णन की आएगी, जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा मुलायम, और आपका जो कॉपर होता है वो आपका मुलायम होता है धातु, इसीलिए जो है हम तांबे की धातु इसमें मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है हम प्लेट को काट करके डायमंड नीडल से जो है निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें आपका एप्टिकल नीडल होता है, डायमंड नीडल होता है, दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एप्टिकल नीडल से जो है हम काट करके निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरे पर आपका आता है प्लेट उत्कीर्णन के बाद जो है ड्राई पॉइंट, ड्राई पॉइंट। और ये आपका ड्राई से जो है ड्राई आया और यहां से डायमंड आया, डायमंड नीडल। यानी कि ये उत्कीर्णन हम एप्टिकल नीडल से करते हैं और ड्राई पॉइंट हम डायमंड नीडल से करते हैं। अभी भी हम अम्लांकन का या अम्ल का एसिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और इसकी खोज जो है 1480 में हुई। यहीं पर जब 3 नंबर पे आते हैं तो आ जाते हैं मेजोटिंट, यहीं पर आते हैं तीसरे नंबर पे मेजोटिंट में। अब यहाँ ना ही हम एप्टिकल की प्रयोग करते हैं ना ही डायमंड की, यहाँ पर हम जो है रॉकर और रायलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो है हमारी बनी होती है, इस पे छिद्र होता है। ठीक है, रोलर की भांति होती है, इस पे छिद्र बना होता है। इसी को जब आगे पीछे करते हैं तो धातु पर गड्ढे हो जाते हैं। और एक आपकी जो है साइकिल का जो गियर होता है उसमें जो है साइकिल के गियर की भांति बनी होती है। ठीक है, इसको जब हम इस प्रकार से आगे पीछे करते हैं तो ये रॉकर और रायलेट का काम करके मेजोटिंट का प्रोसेस। लेकिन अभी लेटेस्ट बात है कि 2023 में एक प्रश्न आया, ठीक है, एक प्रश्न आया, इसमें से इंटेंग्लियो अंतःसतह प्रणाली में कौन सा माध्यम है जो गैर एसिड है, जो गैर एसिड है। 5 ऑप्शन थे, उसमें आपके ड्राई पॉइंट को और रेखा उत्कीर्णन यानी कि प्लेट उत्कीर्णन को बाहर निकाला और मेजोटिंट को भी अम्लांकन के अंतर्गत रख दिया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है, और आपको विकल्प 2 नहीं मिलते हैं, ठीक है, मतलब 3 नहीं मिलते हैं आपके सामने, केवल 2, मान लीजिए 5 आ गया और यहाँ पे एक्वा टिंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्वा टिंट दे दिया, प्लेट अम्लांकन दे दिया और इसके बाद से विस्कोसिटी दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है केवल 2 निकालेगा ना। अगर जो है आपका उसे मेजोटिंट को अंदर रखना होगा तो 2 निकालेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अब मेजोटिंट को अपना प्रोसेस लेकर के अम्लांकन में लेके गया है, बट अम्लांकन इसमें होता नहीं है। क्लियर है। तो ये आपके हो गए इधर के। और इस मेजोटिंट की खोज जो है 1624 में लुडविन वान सीगेन ने किया है। अब बात हम करेंगे अम्लांकन की, बात करेंगे अम्लांकन की कि अम्लांकन में कौन कौन सी प्रक्रिया है। सबसे पहले बिना किसी आभा के, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी जो है प्लेट हम यहां से ले लेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। यहां प्लेट लिए तो उत्कीर्ण कर लिए, अब यहां प्लेट लेंगे तो सिंपल सी बात है, आकृति बना करके डामर वगैरह का सतह बना करके हम एसिड में डाल करके काट लेंगे। क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन नए नए माध्यम आते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं। तो ये तो आपका पहला हो जाता है सिंपल सी बात। जैसे यहाँ प्लेट उत्कीर्णन है, यहाँ सिंपल सी बात है प्लेट अम्लांकन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ काट के निकालते हैं और यहाँ पे अलग अलग दोनों में किए, मेजोटिंट में, ठीक है, हमने अलग किया, ड्राई पॉइंट में अलग किया। ऐसे यहाँ पे प्लेट को सीधी सी बात है अम्लांकन कर लेंगे। लेकिन जब वहीं पे एक्वा टिंट करेंगे, तो कुछ नहीं करते हैं। जो रेजिन होता है लोहबान के प्रकार का होता है, इसी को जो है हम सतह पर टहला लेंगे और उसी के ऊपर कलर लेकर के उसी को प्रिंट कर लेंगे।
ठीक है। सतह को क्या करेंगे, रेजिन, एक्वा टिंट पे जो है रेजिन को हम फैला लेंगे, ठीक है, रेजिन को। और इसकी खोज जो है 1515 या 1513 दोनों माना जाता है, 1515 1513 में, ठीक है। डेनियल होफा ने किया है प्लेट अम्लांकन का। एक सेकेंड, प्लेट अम्लांकन का 1513 1515 में जो है डेनियल होफा ने किया है, डेनियल होफा ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्वा टिंट है, रेजिन क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा धातु है, सब बताएंगे प्रोसेस क्योंकि सबके प्रोसेस अलग हैं। इसमें क्या करते हैं, रेजिन को ही हम आग से पीछे से प्लेट गर्म करके इसको हम टहला लेते हैं, और जिस प्रकार से ये टहलेगा रेखा तो हम उत्कीर्ण कर ही लेंगे, लेकिन जिस पर उसको हटाएंगे नहीं। हर बार देखिए क्या करते हैं, हर बार प्लेट को डामर से ढक करके, जहाँ पे आकृति का हमें निकालना होता है उत्कीर्ण करके डामर निकाल करके, केवल डामर निकालेंगे, प्लेट नहीं काटेंगे, क्योंकि डामर ऊपर से जब हट जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब एसिड में डालेंगे तो जहाँ धातु पाएगा एसिड काटेगी धातु को, तो धातु कटती जाएगी, आपकी गहराई मिलती जाएगी, फिर बाद में डामर को साफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे प्रिंट ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर रेजिन को हम रहने देंगे, रेजिन को रहने देंगे, और उस पर हम आकृति निकाल, जितनी दूर आकृति बनानी है, ठीक है, जितनी दूर आकृति हमें बनानी है, क्लियर है, उसको हम काट करके निकाल लेंगे, अम्लांकन करके, मतलब अम्लांकन होगा, कट करके निकल जाएगा। लेकिन जो लोहबान वाली परत है, रेजिन वाली परत है, वो हटेगी नहीं, वो ऐसे ही रहेगी। अब क्या है, नीचे आकृति, ऊपर से इस प्रकार का सरफेस, इसलिए बोलते हैं किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में जलीय आभा उत्पन्न होता है, तो यानी कि जल प्रकार की, जैसे नदी में लहर होती है तो वो एक्वा टिंट है, क्योंकि हर बार हमने क्या किया है, बेस को हटाया है, लेकिन एक्वा टिंट में नहीं हटाया है। एक्वा टिंट में हमने वैसे ही प्रिंट ले लिया है, तो जलीय आभा इसमें उत्पन्न होगा। तो एक्वा टिंट की जो खोज हुई है 1768 में, एक्वा टिंट की 1768 में जॉन बैप्टिस्ट जो है लीप्रिंस, जॉन बैप्टिस्ट लीप्रिंस ने खोजा है। इसके बाद मुख्य प्रक्रिया आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें एक बार में धातु को नहीं काटा जाता है, प्लेट को नहीं काटा जाता, एक बार में नहीं काटा जाता है। इसमें जो है विस्कोसिटी में, मान लिया हमने जो है प्लेट ले लिया, प्लेट पे हमने उत्कीर्णन कर लिया, और उसके बाद जो है इसमें हमने बेस फिर से लगा लिया बिटुमिन डामर वगैरह का प्रयोग करके। उसके बाद हमने जो आकृति बनानी है हमने आकृति बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने डामर को हटा दिया, नहीं डामर को नहीं हटाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो है डामर को उसी पे रहने दिया, और हम इसको सतह को जो है पूरी तरह से कट जाने देंगे, ठीक है, सतह को पूरी तरह से हम कट जाने देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें विभिन्न रोलरों से, यानी कि जो रोलर का प्रयोग होता है, इसमें जो है विभिन्न रोलरों से बार बार जो है हम कलर को लगाएंगे, बार बार जो है हम कलर को लगा करके जो है इससे हम प्रिंट लेते हैं। इसमें पूछा गया था एग्जाम में, विभिन्न रोलरों का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी कि कभी नम कभी हार्ड, विभिन्न रोलरों से इसमें जो है हम रंग लगाते हैं, क्योंकि इसको एक बार में नहीं, थोड़ा सा कट जाता है, प्रिंट ले लेते हैं, फिर थोड़ा काटते हैं, फिर प्रिंट लेते हैं, इस प्रक्रिया से हम प्रयोग करते हैं। और इसी का खोज 1926 में WC विलियम हैतर, ठीक है, विलियम हैतर ने किया था, और भारत में आकर के कृष्णा रेड्डी ने इसी का जो है प्रचार प्रसार किया था। तो यही जो है 6 प्रमुख माध्यम हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको